रात बहुत हो गई, तुम्हें सो जाना चाहिए। नहीं चंद्र, मैं नहीं सो पाऊंगी। मैं आंखें बंद कर रही हूँ तो बस एक ही दृश्य दिखाई दे रही है मुझे। मैं ईश्वर से पूछना चाहती हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अंदर ये प्रश्न स्वयं से करो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। मैंने तुम्हें कहा कि मुझ पर भरोसा करो, किंतु तुमने नहीं किया। यदि तुम मुझ पर भरोसा कर लेती तो अवश्य तुम्हारी बहन आज जीवित होती। जानता हूं वो अपराधी है, उसके कारण मेरे परिवार को हानि हुई, किंतु तुम भी मेरी कोई इच्छा नहीं थी किसकी मृत्यु हो जाए। अंततः वो तुम्हारी बहन थी नंदिनी। तो फिर तुमने मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताया चंद्र? कहा था तुमसे कि धैर्य रखो, भरोसा करो मुझ पर, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। और जब मैंने तुम्हें इस पहाड़ी से गिरता हुआ देखा, तुम्हें अंदेशा भी नहीं था कि मेरी स्थिति क्या थी। नंदिनी, यदि तुम्हें कुछ हो जाता मेरा तात्पर्य है कि दादी माँ का क्या होता, और सब लोग चिंतित हो जाते, बड़ा प्रेम करते हैं ना तुमसे। क्या महल में और कोई नहीं है जिसे मेरी चिंता है, जिसके मेरे ना होने पर अंतर पड़ेगा? है ना, वैशाली है और दुर्धरा है, उसका शिशु है जिसकी तुम माँ हो। और छाया है, उसे तो मैं भूल ही गया था। और कोई नहीं है चंद्र? है ना, वानर। वो वानर जो पाताल ग्राम में तुम्हारे वस्त्र लेके भाग गया था, मैं उसके विषय में बात कर रहा हूँ। अब तुम सो जाओ, आ जाओ। राक्षस है आप एक हत्यारे हैं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आज मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारे पिता सूर्यगुप्त की हत्या की थी।
नहीं मत मारिए, छोड़िए। नंदिनी 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 उठो। नंदिनी चंद्र नंदिनी देखो, मुझे लगता है कि कदाचित तुमने कोई बुरा स्वप्न देखा होगा, किंतु तुम इस स्वप्न में कैसे बचा रही थी? चंद्र वो पिता महाराज। नंदिनी मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सत्य जानने के पश्चात भी तुम अपने पिता महाराज को बचाना चाहती हो। नंदिनी भले ही इस बार वो मेरे हाथों से बच नहीं लिया, किंतु अगली बार विश्वास करो मेरा कि मैं ना केवल उन्हें पकड़ूंगा, अपितु उन्हें अपराधों के दंड स्वरूप उन्हें मृत्यु दंड दूंगा। चंद्र मेरी बात तो नंदिनी ये मत भूलो कि ना केवल तुम मगध नरेश की पत्नी हो, अपितु मगध की मुख्य महारानी भी हो। महाराज की जय हो। आपको आचार्य चाणक्य ने याद किया है। उनसे कहिए कि मैं भी आता हूँ। चंद्र सुन, मेरी बात सुन लो। इतनी रात बहुत हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। चंद्र पर मेरी बात तो सुनो। चंद्र सुनो, मेरी बात सुनो। नंदिनी तुम्हारे घाव बहुत गहरे हैं, तुम सो जाओ। चंद्र परंतु मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। चंद्र मेरी बात तो सुन लेते। प्रणाम आचार्य। इतनी मध्य रात्रि को आपने मुझे याद किया। सब कुशल मंगल तो है? आचार्य ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आपसे विनती करना चाहूंगा कि आइए अंदर चलते हैं। जो तूफान मेरे भीतर चल रहा है उसके समक्ष ये तूफान कुछ भी नहीं है चंद्र। बाहर के तूफान से तो हम छुप जाएंगे, परंतु उस तूफान से कैसे बचेंगे जो भीतर चल रहा है? जी आपका तात्पर्य क्या है? मैं समझा नहीं। चंद्र, क्योंकि मुख्य महारानी स्वस्थ नहीं थी तो उस समय मैंने तुमसे यह प्रश्न पूछना उचित नहीं समझा, परंतु अब जब मुख्य महारानी स्वस्थ हो रही है, तुम्हारा गुरु होने के नाते क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? जी अवश्य। तुमने नंद को अपने हाथ से जाने कैसे दिया? आचार्य मैंने नंद को पकड़ने का पूरा प्रयास किया, कि तो आप तो जानते हैं कि नंदिनी। मैंने तुम्हें कहा था चंद्र, ये खेल मत खेलो, ऐसी योजना मत बनाओ, परंतु तुम नंदिनी के समक्ष सत्य लाना चाहते थे। उस समय अपने गुरु के प्रतिशोध से भी अधिक तुम्हारे लिए नंदिनी महत्वपूर्ण हो गई। भूल गए जो वचन तुमने मुझे दिया था? तुम्हारे गुरु की ये शिखा आज भी खुली है चंद्र। अपने गुरु को, अपनी मातृभूमि को दिया हुआ वचन तुम कैसे भूल सकते हो चंद्र? क्या आज नंदिनी तुम्हारे लिए मातृभूमि से भी अधिक प्रिय हो गई? हम इस मिट्टी के लिए जीते हैं चंद्र। क्या मैंने तुम्हें यह नहीं सिखाया था? मैं आपसे क्षमा चाहूंगा आचार्य कि आपको इतनी पीड़ा हुई, किंतु मेरा उद्देश्य आपको चोट पहुंचाना नहीं था। क्या लगता है तुम्हें नंद कैसे भाग गया? क्योंकि नंदिनी ने नंद की सहायता की, एक पुत्री ने अपने पिता की सहायता की चंद्र। नहीं आचार्य, नंदिनी कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं नंदिनी को मगध के विद्रोही के रूप में देख रहा हूं और मेरा आदेश है तुम उसे मृत्यु दंड दो। किंतु आचार्य वो तो मगध की मुख्य महारानी और आपके बनाए हुए नियम अनुसार ही मैं। और मैं ही तुम्हें उन नियमों को तोड़ने के लिए कह रहा हूं चंद्र। नंदिनी को मृत्यु दंड दो। मैं नहीं कर सकता आचार्य। बस यही सुनना चाहता था मैं। ये क्या हो रहा है चंद्र? कहीं तुम्हें नंदिनी से प्रेम तो नहीं हो गया? तुमने मुझे वचन दिया था चंद्र, तुम प्रेम से कभी प्रभावित नहीं होगे, तुम उसे स्वयं को दुर्बल नहीं बनाने दोगे।
तुम कभी भी हृदय से नहीं सोचोगे। तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मस्तिष्क, सब कुछ मेरा होगा। और आज तुम अपने वचन से विमुख हो रहे हो। जी नहीं आचार्य, मैं कदाचित अपने हृदय से नहीं सोच रहा हूं। पर आचार्य, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, ताकि मैं आपके प्रति, मगध के प्रति अपनी निष्ठा का प्रमाण दे सकूं। ठीक है, इस समय मगध की दक्षिण सीमा पर विद्रोह हो रहा है। विंध्य क्षेत्र पर मल्लव गणराज चंड्योत ने अपना अधिकार कर लिया है। तुम्हें वहां युद्ध के लिए जाना होगा, क्योंकि विंध्य क्षेत्र हमारा है और मल्लव गणराज ने अवैध तरीके से उसे हथिया लिया है। चंद्र, जो कुछ हो चुका है उसके संबंध में हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु जो कुछ हमारे हाथ में है हम जागृत रहकर उसकी रक्षा कर सकते हैं। यदि इस समय हमने मल्लव गणराज को नहीं रोका तो आने वाले समय में कई और राजा हमारे विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमें हमारे साम्राज्य को एकजुट रखना ही होगा। आप आज्ञा कह रहे हैं कि मैं युद्ध के लिए कब प्रस्थान करूं? तुम्हें युद्ध के लिए कल प्रातः काल ही प्रस्थान करना होगा। इतने कम समय में आचार्य? एक राजा को युद्ध के लिए हर क्षण तैयार रहना होता है चंद्र। जैसी आपकी आज्ञा। ये मैं क्या सुन रही हूँ चंद्र? कल सुबह तुम युद्ध के लिए जा रहे हो? युद्ध? कल प्रातः? सब कुशल तो है ना चंद्र? नहीं होगा तो अब हो जाएगा। चंद्र, मैंने पिता को पत्र लिख दिया है। कल वो 3 लाख यवन के सिपाही तुम्हारे युद्ध के लिए भेज देंगे। धन्यवाद रत्ना। अब मुझे लगता है कि तुम्हें अपने कक्ष में जाकर सो जाना चाहिए, क्योंकि कल तुम्हें युद्ध के लिए निकलना है। मैं रात भर जाकर युद्ध की तैयारियां करूंगा, उसकी रणनीतियां बनाऊंगा। युद्ध की योजना के अनुसार तुम्हें अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित करना होगा, क्योंकि उन्होंने जिस किले पर अधिकार कर लिया है वो यहाँ पहाड़ी पर है। ये उनके लिए सकारात्मक स्थिति है। उन्हें ज्ञात नहीं होना चाहिए कि उन पर दोनों ओर से हमला होने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पटरानी हेलेना का मत उचित है। तुम यहाँ? पटरानी हेलेना हमारी युद्ध योजना के लिए सहायक सिद्ध होगी। इन्होंने अपने पिता से कहकर 3 लाख सैनिकों की सहायता दी है हमें। ये सैनिक हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम जानते हो चंद्र, इस युद्ध में इतने कम समय में 3 लाख सैनिकों की सहायता कितनी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, क्योंकि किसी भी स्थिति में ये युद्ध हमें लड़ना ही होगा और जीतना भी होगा। दासी, दासी, ये क्या हो रहा है? महारानी, महाराज कल युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, इसीलिए तैयारियां हो रही हैं। ये युद्ध अचानक किसके साथ हो रहा है? मुझे पता लगाना होगा। सब कुछ कुशल तो है ना? क्षमा कीजिए महारानी, आप अंदर नहीं जा सकती। मुझे महाराज से मिलना है। प्रातः वो युद्ध के लिए निकल जाएंगे, मुझे शीघ्र ही उनसे बात करनी है। माफ करना नंदिनी, परंतु कुछ खास लोगों को ही भीतर जाने की अनुमति है। हेलेना, मैं मुख्य महारानी हूँ ना? हाँ, जंग की रणनीतियों के बीच मुख्य महारानी को भी भीतर जाने की इजाजत नहीं, और खास करके वो लोग जो हमारे शत्रुओं के बेहद करीब हो। इसीलिए मुझे डर है। लेकिन नंदिनी, तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। चंद्र से बात करनी होगी। उसके मन में ये जो भ्रम है उसे दूर करना ही होगा। परंतु चंद्र आया क्यों नहीं अभी तक?
मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य की जय। ये नंदिनी कहाँ रह गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही। महाराज, अब आपको प्रस्थान करना चाहिए। सूरज और ऊपर आने से पूर्व आपको निर्धारित स्थान पार करना होगा। आइए, तिलक की विधि आरंभ करें। दासी, प्रणाम महारानी। दासी, तुमने महाराज को देखा है क्या? महाराज तो युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। दासी, क्या तुम्हें ज्ञात है कि महाराज कहाँ पर है? महाराज तो इस समय सभी के साथ महल के प्रांगण में हैं। मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य की जय। महाराज, अब आपको प्रस्थान करना चाहिए। सेना बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आइए। नंदिनी, एक बार, बस एक बार जाने से पूर्व मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।